Ramanaik gang, Babu Reshim gang, Arun Goli gang, Sharad Shetty gang, Chota Rajan gang, Ashok Joshi gang, all were active under overall tutelage of Dawood Ibrahim. मतलब डिस्प्यूट्स क्या थे, क्योंकि इसमें फिर वो हिंदू मुस्लिम डॉन की भी बात आ जाती है. नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम था ही नहीं. हिंदू मुस्लिम 92 में हुआ. क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती. आउटलॉ इज एन आउटलॉ. ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की जरूरत है. ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को उनका धंधा चलाने के लिए पैसा देते हैं, वैसे लोगों की जरूरत है. तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम जब अंडरवर्ल्ड में घुसा, वहां से मुंबई अंडरवर्ल्ड कंप्लीटली वायलेंस का एक रास्ता ले लेता है. दाऊद इब्राहिम, बॉस ऑफ द मुंबई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, द डी कंपनी. दाऊद ने मुझे बोला डैनियल पर्पल की जब किडनैपिंग हुई पाकिस्तान में, उसमें भी डी कंपनी का लॉजिस्टिक था. 26/11 की बात आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि उसमें डी कंपनी का लॉजिस्टिक सपोर्ट था. तो इनका आज भी कंट्रोल है इंडिया के ऊपर. वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज अरुण गौली का था. कैन यू टॉक अबाउट दैट? तो मुझे तब तक अंदाजा नहीं था कि मैं किसको मिलने जा रही हूँ. उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या लगी अरुण गौली के बारे में? वो भाप लेता है, उसकी आंखें आप देखोगे बात आपके साथ कर रहा है लेकिन हर जगह घूम रही है. दगड़ी चाल के अंदर टनल्स बना के रखी थी. तो मैं जहाँ बैठी थी वो लकड़ी का सेटी टाइप था, तो मुझे बोला उठो. उठे तो खोला, वो दरवाजा था और नीचे सीढ़ियां. नेक्स्ट आपको क्या लगता है इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? फॉर मी द नेक्स्ट डेंजर पॉइंट साइबर सिक्योरिटी. साइबर वॉर चल ही रहा है. जमतारा जैसे एक कस्बे से इतने सारे लोग फोन करके बड़े बड़े मेट्रो से आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहे. अमेरिका में बैठ के अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के सेंट्रीफ्यूज को उड़ा दोगे और उसको डिफंक्ट कर दोगे वहां जाए बगैर, तो आप युद्ध का कौन सा पैमाना देख रहे हो? इंटरनेट उड़ा गया, बिजली नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल एंड व्हाटएवर इज डिजिटल इज हैकेबल. बंदूक लेके और तोप गोले नहीं चलाने भाई. बैटल फ्रंट पे तो लड़ाइयाँ होने की बात ही नहीं है. एक जो नया नाम इंडियन गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड में जो आता है, लॉरेंस बिश्नोई. क्या लॉरेंस बिश्नोई नया दाऊद इब्राहिम है? नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज के इस पॉडकास्ट पे मेरी जो गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये पॉडकास्ट हमारे सारे ही ट्रू क्राइम एपिसोड्स के लवर्स के लिए है. इस पॉडकास्ट पे मेरी गेस्ट है रिस्पेक्टेड शीला रावल मैम. शीला रावल जी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, एडिटर है, जिन्हें ओवर 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. और वो एक ऑथर भी है जिन्होंने ये बुक लिखी है, गॉडफादर्स ऑफ क्राइम, फेस टू फेस विद इंडियाज मोस्ट वांटेड. ये पुस्तक पब्लिश की है हैचेट इंडिया ने. इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बातें की है. ऑफ कोर्स इस एपिसोड पे हमने क्राइम से रिलेटेड कई सारी बातें की हैं, हमने टेररिज्म से रिलेटेड कई सारी बातें की है. शीला रावल मैम ने अपने करियर में 1 दर्जन से ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का इंटरव्यू किया है और इस पॉडकास्ट पे हमने कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ की बात की है, हमने कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स की बात की है. हमने बात की है उनके पहले इंटरव्यू की, जो कि था अरुण गौली के साथ में. हमने बात की है किस तरह से वो दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी को भी कवर कर रही थी. इस पॉडकास्ट पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने मिलेगी अबाउट द क्राइम वर्ल्ड, अबाउट मुंबई अंडरवर्ल्ड, जो आज के पहले शायद आपको कभी ना पता थी. सो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपने कमेंट्स एंड थॉट्स हमें नीचे जरूर बताइएगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इन 3, 2, 1. शीला रावल मैम जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट पे. मैम, मैं जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से ही आता हूँ. तो जब मैं जर्नलिज्म स्कूल में था, मेरे लिए ट्रू क्राइम जो एक नीश होता है या एक बीट होती है, वो सबसे फैसिनेटिंग थी. फॉर ऑब्वियस रीजंस कि आप मुंबई से हैं तो आपने सुनी है ये सब स्टोरीज. एंड उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जिनके नाम बार बार रिपीट पे हम सुनते थे. यू वर वन ऑफ देम. इनफैक्ट मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात की है इस पॉडकास्ट के रिसर्च के लिए. एंड जिससे भी मैंने बात की, उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ बोली कि शीला रावल मैम से तू बात कर रहा है, उसके लिए रिसर्च हमसे मतलब, बिकॉज शी हैज डन दोज थिंग्स जो कोई कर नहीं पाया इंडिया में. तो आज उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे मैम. बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो. थैंक यू. मैम, जब ये कॉन्वर्जेशन के बारे में सोच रहा था कि इसे किस तरह से करना है, क्या करना है, माई फर्स्ट गो टू रिसोर्स वॉज योर बुक. एंड बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं जो आज तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए क्राइम के, उतना मुझे कहीं नहीं मिली डिटेल्स. आपकी लाइफ से ही मुझे शुरू करना था, बिकॉज जैसे जैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस हुई है वैसे वैसे आपने बहुत सारे अलग अलग लोगों से आप मिले हो, फेस टू फेस मिले हो, उनके इंटरव्यूज लिए हैं. वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज जो आपने किताब में भी लिखा है कि वो अरुण गौली का था. रिसेंटली वो जेल से छूट के बाहर आए हैं.
कैन यू टॉक अबाउट दैट कि वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरव्यू लेने का ऑफ दैट पर्सन इन दैट मोमेंट, वो कैसा था वर्सेस आज जब आप उसे वापस से देखते हो, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट इंटरव्यू? जैसे आप रिपोर्टर हो, तो कोई भी रिपोर्टर जब शुरू करता है, थोड़ा ड्रिवन होता है कि कुछ काम करना है, एक असाइनमेंट मिला है, उसको पूरा करना है। तो जो असाइनमेंट मिला था, उसको पूरा करना था। तो मुझे कहा गया कि आप इनका इंटरव्यू करो, तो मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था कि मैं अ, किसको मिलने जा रही थी। एक गैंगस्टर आपने सुना है, तो आप बाकी के इंटरव्यू करते हो, वैसे ही आप किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हो। वैसे मैं गई थी। राइट। दगड़ी चाल में मैं बाहर गई, तो चूंकि मैं लड़की थी, गेट पे गई तो महिला आई 3-4, और आपका बैग चेक किया और बातचीत की, कौन क्या, आईडी कार्ड देखा, फिर जाने दिया उनके घर में। तो चौल चौल ही है, थोड़ा उनका सेपरेट घर था। उनके घर में गई, उनके बच्चे बच्चे सब जैसे कोई भी मराठी मिडिल क्लास घर होता है वैसा घर। एक पत्नी बैठी है, 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, और जैसे आज आप अरुण गवली को देखते हो वैसे ही वो अपने ट्रेडमार्क कपड़े में थे, टोपी पहनी हुई थी। हाँ, और फिर बातचीत हुई। पर वो इंटरव्यू जो था उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या लगी अरुण गौली के बारे में आपको? इंसान शार्प है, मतलब वो भाप लेता है, उसकी आंखें आप देखोगे तो बात आपके साथ कर रहा है लेकिन हर जगह घूम रही है। डर था तो किसी बात का ये किसको? उनको, अरुण गौली को? नहीं, एक रिपोर्टर से कौन डरता है? नहीं, नॉट रिपोर्टर, वो जो इधर उधर देख रहे हैं बाप। वो आदत होती है इंसान की। फिर दूसरी बार भी मैं एक बार मिली थी, जब उनको तड़ीपार किया था, Right. तो मैं उनको किसी गांव में मिलने गई थी। तो वहां तो हमने कायदे से फोटोशूट भी किया था, वो जो टिपिकल गांव का घर होता है वैसे। तो हमारे इंटरव्यू के फोटोग्राफर थे, उन्होंने उनका फोटोशूट किया था। तो जीवन में मैं उनको 2-3 बार मिली हूँ। तो पहली बार मिलना था, वो आई आउट ऑफ जस्ट कॉलेज, दूसरी नौकरी है, किसी ने भेजा है, एक गैंगस्टर है, उसको मिलने जा रहे हो। तो तभी मुझे गैंगस्टर के मायने क्या होते वो पता ही नहीं था। Okay. तो फिर डर कैसे, किस बात का होगा Right. कि गैंगस्टर मतलब ये हो सकता है। तो जैसे आप अपनी करियर में बढ़ते हो, जितना ज्यादा जानने लगते हो, तब आपको पता चलता है कि ये इंसान क्या है, मतलब ये कितनी हद तक जा सकते हैं वायलेंस में। करेक्ट। बट दगड़ी चाल में आपने क्या क्या देखा वहां पे जो आपको लगा कि मतलब ये भी चीजें होती है? क्योंकि मैंने रूमर सुने कि दगड़ी चाल के अंदर टनल्स बना के रखी थी उनके मुझे कामों कोई के लिए। दिखाई तो नहीं, पर मैंने जो किताब में लिखा, मेरे साथ जो अनुभव हुआ था, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई आपने खुफिया रास्ते बनाए ये वो। तो मैं जहाँ बैठी थी वो लकड़ी का सेटी टाइप था, तो मुझे बोला उठो उठो, मुझे लगा कि अब मुझे भगा देंगे गुस्सा हो गए क्या। उठे तो खोला, वो दरवाजा था और नीचे सीढ़ियाँ थी। ओके। तो भाई राइट, क्योंकि ये सेम चीज मुझे एसीपी इकबाल शेख जी ने भी बताई कि जब उन्होंने रेड किया था दगड़ी चाल में तो उन्हें अंडरग्राउंड वो एक जगह मिली, बेसमेंट जैसा कुछ था। देखिए वो जो मुंबई के उस जमाने के जितने लोग, और अपने एरिया में सब राजा होते हैं। उनको पता है गलत काम कर रहे हैं, उनको पता है किसी दिन पुलिस आएगी, उन तो भागने का रास्ता आप क्या बनाओगे। आई थिंक जो अरेस्ट भी हुई थी वो ऐसे ही किसी तहखाने में घुसे हुए थे, और वहीं से उनको पकड़ के अरेस्ट हुआ था दगड़ी चाल से। इन मैम 1994 में फर्स्ट टाइम आपको छोटा शकील का एक्सेस मिला था, एंड देन वहां से एक सिलसिला जो शुरू हुआ कि फोन कॉल्स वाला जो था पूरा। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे अब आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि फर्स्टली मेरे लिए ना बहुत फैसिनेटिंग था वो जानना कि छोटा शकील आपको सामने से कॉल कर रहा है एंड वो आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है, आपको इंटरव्यू भी दे रहा है। ये जो आइस ब्रेकिंग उनके साथ में की, ये किस तरह से की, कैसे हो पाया? तो आपकी जनरेशन को मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि जमाना बदल गया है। जी। कंप्यूटर भी 94 में जब ये बात हुई तब तो इंटरनेट भी नहीं थी। तो आप जो बात कर रहे हो इंटरनेट के जमाने की पहले की बात कर रहे हो। तो जहाँ आपका लैंडलाइन होता था,
और आपका कनेक्शन मतलब किसी भी से भी कम्युनिकेट करोगे तो उसका जरिया एक लैंडलाइन था। तो उस जमाने में किसी से बात करना, उसके बारे में रिसर्च करना, हम कुछ लाइब्रेरी मुंबई में थी जो पेपर के क्लिपिंग सब्जेक्ट वाइज रखती थी, तो आप वो चार्ज करते थे लेकिन आप प्रेफर कर सकते थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, तो आज भी है। मतलब उनकी जितनी समृद्ध लाइब्रेरी और आर्काइव्स अभी तक मैंने नहीं देखा इंडिया में, इतना रिच है वो। तो जो पहली एक्सेस मिली और उसमें जब मैंने पहली बार फोन मिलाया था, दुबई का नंबर था और आई थिंक दुबई के नंबर वाया पाकिस्तान जाता था। तो मुझे शाम को मैंने फोन किया था तो मुझे कहा गया कि आप दूसरे दिन उसी टाइम पे फोन करना। तो 24 घंटे का टाइम था और मैंने किसी को बताया, कोई सीनियर और किसी पुलिस वाले से भी बात हुई थी, तो उसने कहा ये तेरे बारे में सारी जानकारी लेने के बाद में फोन आएगा और ऑब्वियसली पता करेंगे आप कौन हो, कितने हो, क्या किया है करियर में, आप किसके साथ आप उठते बैठते हो, पुलिस में क्या कनेक्शन है, सारी बातें जानेंगे फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन जो एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में लेनी चाहिए, वो शीला रावल से बातचीत बाद में हो रही थी। मतलब वो इंडिया टुडे मैगजीन से बातचीत हो रही थी। इंस्टीट्यूशन से बात हो ऑलवेज जब आप बड़ी पब्लिकेशन से बात करते हो, तो चाहे मैं बैठी हूँ, चाहे आप बैठे हो, चाहे कोई भी रिपोर्टर है, जब कोई ऐसा इंसान बातचीत करता है तो पब्लिकेशन के साथ बातचीत करता है, फिर जरिया आप होते हो। तो मैंने कोई तब तो भयंकर तीर नहीं मारा था कि मेरे साथ कोई भी अंडरवर्ल्ड का शख्स बात क्यों करेगा, पर वो बातचीत हो रही थी इंडिया टुडे के साथ। ओके। तो जब आपने मुझे पूछा कि कैसे, तो एक इंटरव्यू एक्सप्रेस के गुजराती अखबार के लिए था, तो एक इंटरव्यू इंडिया टुडे के लिए था। तो जब वो बात करते हैं उनको तो कोई मैसेज देना है, वो जब किसी रिपोर्टर से, किसी पत्रकार से कोई भी आउटलॉ बात करता है तो उसे पता है कि ही इज ड्राइविंग अ पॉइंट, ये अपना पॉइंट रख रहा है, पुलिस कुछ कह रही है, तो वो हमेशा पब्लिकेशन को कहता है एंड कीप इट इन माइंड कि वो इट इज देयर साइड ऑफ द स्टोरी, इट कुड बी देयर प्रोपेगेंडा। आप अनुभव से सीखते हो कि आपको उसमें से सच कैसे देखना है, आपको सवाल क्या पूछना है, तो आप क्या कंटेंट उससे ले पाएंगे। राइट। बट दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। तो कोई भी गैंगस्टर कभी भी या कोई भी आउटलो बात करता है, essentially they talk to first to the publication। फिर आप अगर फील्ड में 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का अनुभव है, तो कोई आपको देखता है कि ये कैसे करता है, क्या करता है, उसकी इंटीग्रिटी क्या है, ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, आ, सारी चीजें उसमें मिलाते हैं, बट दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस। इनफैक्ट मैम आपने एक चीज जो कही वो बहुत ट्रू है, क्योंकि बुक में भी आपने मेंशन किया है। पहले मैं एक बात और साफ जी, कर जी। दूं आपसे, मैंने मेरी लंबी करियर में शायद 2 या 3 बार सामने से कॉल किया, हम्म। दैट्स अबाउट इट। और मैंने जो भी किया इट वाज ऑलवेज ऑन द रिकॉर्ड। राइट। मैंने उसके बारे में लिखा है, टीवी में अगर इंटरव्यू किया है तो मैंने दिखाया है। कभी भी एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बात की हो और वो छपी ना हो। सो इट वाज ओनली एंड ओनली फॉर जर्नलिस्टिक पर्पस। राइट। इनफैक्ट मैम जो मैं चीज़ कह रहा था कि बुक में भी आपने मेंशन किया है कि 2 या 3 बार ऐसा भी हुआ था कि छोटा शकील ने आपको कॉल करके बोला कि जो आपने रिपोर्ट फाइल की है या जो आर्टिकल लिखा है उसमें जो आपने चीज़ें कही है वो गलत है, बट फिर आपने प्रूव किया कि नहीं यही सच था, और आपने आई थिंक उसको बोला भी था कि बैंकॉक में ये सेकेंड फेलियर है उसका, ऐसी आपने जी। एक चीज़ उससे कही भी। जी, तो ये कहने के बाद में मतलब उनका क्या रिएक्शन, वहां से क्या रिएक्शन था? सच क्या क्या रिएक्शन होता है?
पर कभी ये नहीं था कि मतलब क्योंकि वो होती है ना कि वो Proof? गैंगस्टर है। तो क्या हो गया, वो भी इंसान है। प्रूव करने की बात थोड़ी होती है, सच की बात थी। राइट। अगर मैंने अम, आज तक पे खबर चलवाई थी कि, और इंडिया टुडे में थी तब मैं, कि छोटा राजन अ, अस्पताल से भाग गया। हम्म। और कैसे भागा, तो जब ये खबर चली तो मुझे फोन आया और मुझे कहा कि नहीं नहीं, वो अस्पताल में ही है, वो फलानी जगह है, वो ढिमकी जगह है। मैंने कहा होगा, आपके सोर्सेज ये कहते हैं, लेकिन मेरे सोर्स ने कहा कि वो नहीं है। एंड देन इट वाज एएफपी में दूसरे दिन खबर आ गई कि वो नहीं है और भागे हैं। राइट। और सेकंड टाइम इजाज लकड़ावाला को करेक्ट। यस। गोली अ, उन्होंने मारा था, पॉइंट ब्लैंक से लगी थी। तो शायद उसकी तकदीर थी कि वो बच गया। और मैंने अपने सोर्स से जब बैंकॉक में पूछा तो मुझे कहा कि क्रिटिकल है लेकिन जिंदा है। तो जब जिंदा है बोला तो मैंने आ, आज तक के तब के एडिटर उदय शंकर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो इंडिया टुडे में थी, पर उन्होंने कहा कि आप फोन करो और पूछो ये खबर है कि नहीं। और 2 दिन से तो टेलीविजन पे, मीडिया में, हर जगह चल रहा था कि एजाज लकड़ा वाला वो शॉट है। तो जब मैंने फोन किया मुझे पता चला, सुबह का टाइम था। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि वो तो जिंदा है, मेरे सोर्स तो कह रहे नहीं मरा है। अब पूरा मीडिया बोल रहा है कि वो मर गया, एक इंसान मर गया है और आप बोले वो जिंदा है। शायद मेरे संपादक ने, उदय शंकर ने और अरुण पुरी ने विचार विमर्श किया कि खबर चलानी है कि नहीं चलानी। आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, सब बोले उससे आप कुछ अलग बोल रहे हो। फिर एक तोड़ निकाला उन्होंने कि आपको कैमरे पे रख देते हैं, तो गलत हुई तो आप हुई और सच हो गया तो हम सब सच हो गए। राइट। तो क्रेडिट वुड गो टू देम, और अगर डिसक्रेडिट हुई तो मैं होंगी क्योंकि मैंने खबर दी थी। तो फिर मैंने शायद 12 बजे, 11, 11:30 बजे आज तक पे बोला था कि ही इज अलाइव। राइट। मैम एक और चीज, जब भी क्राइम की बात हम करते हैं, मुंबई अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अरुण गौली का सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो दाऊद इब्राहिम था, या दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन अरुण गौली था। जे शूट आउट सबको पता है। बट आपने बुक में मेंशन किया है कि रमानाइक गैंग, बाबू रेशिम गैंग, अरुण गौली गैंग, शरद शेट्टी गैंग, छोटा राजन गैंग, अशोक जोशी गैंग, ऑल वर एक्टिव अंडर ओवरऑल ट्यूटलेज ऑफ दाऊद इब्राहिम। तो ये मतलब डिस्प्यूट्स क्या थे, क्योंकि इसमें फिर वो हिंदू मुस्लिम डॉन की भी बात आ जाती है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम था ही नहीं तभी। हिंदू मुस्लिम 92 में हुआ। ओके। ब्लास्ट के बाद जी 93 ब्लास्ट। हाँ, उसके पहले सबकी जात एक थी, सब क्रिमिनल थे। पैसा ही सिर्फ। क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है, ना क्रिश्चियन होता है, ना मुसलमान होता है। आउटलॉ इज एन आउटलॉ, उसकी जाति नहीं होती, कास्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता है। देयर इज ओनली वन एडजेक्टिव, आउटलॉ। ये जो आपकी जनरेशन को आप मुझे जो सवाल पूछ रहे हैं आज, वो 70s 80s 90s 20, आज से कितने साल पहले के पूछ रहे हैं आप? ऑलमोस्ट 40-50 साल हो गए। ठीक, 50 साल 60 साल के बाद में भी आपकी जनरेशन को मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक तरह का फैसिनेशन है कि होगा भी, क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनी हैं। करेक्ट, ग्लैमराइज और किया है। करेक्ट, तो आपकी क्यूरियोसिटी होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप 50 साल के बाद में किसी भी घटना को देखते हो तो एक चीज क्यों हुआ, कैसे बने, फिर इक्वेशन क्या था। जब जो जिसको विंटेज गैंगस्टर्स बोलते हैं, अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, करीम लाला, हाजी मस्तान की हम बात करते हैं, तो वरदराजन की बात करते हैं। बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, 60 में मुंबई बना, बॉम्बे बना, फिर मुंबई नाम दिया गया। पर तो तब कानून अलग थे, ब्रिटिश लॉ थे, आपका टैक्सेशन का स्ट्रक्चर अलग था, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी अलग थी।
आम, और बहुत सारी पाबंदी थी पॉलिसी लेवल की। तो तब जो जमाना था वो अलग था, जहां आप तस्करी करने लगे, जो नहीं मिलता है उसको आप विदेश से आने वाला माल पोर्ट पे उतरेगा, वहां से फिर स्मगल होगा और बाजार में अंडरग्राउंड में बिकेगा। एक जनरेशन ये थी कि गरीब सारे जितने गैंगस्टर आज आप मेरी किताब में पढ़े या जानते हो, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आने वाले लड़के, कोई तमिलनाडु से आया तो कोई अफगानिस्तान से आया। तब भी मुंबई एक ऐसा शहर था कि जहां लोगों को लगता था कि हम पैसे कमाएंगे चार। तो उस लालच में मुंबई में आना, वहां रहना, किसी तरीके से अपना छोटा साम्राज्य बनाना, पर वो बना तब बुटलेगिंग करके, मतलब शराबबंदी थी तो शराब का धंधा होता था, जुए का धंधा होता था, फिर डंडा लेके, क्योंकि उगाही से मुंबई, आप मुंबई से हैं तो मुंबई में कितनी मिल है, बहुत थी। तो एक जमाने में वो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था कि भाई सारी मिलें यहीं थी, कपड़ा मिल थी। राइट। तो डोमिनेंट बिजनेस ट्रेड जो मुंबई में था वो मिल का था, और मिल में काम करने वाले मजदूर, उनके ये बच्चे, ओके। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे और सर्वाइवल के लिए करने वाले, और छोटे रजवाड़े बने। फिर जब आ, चार पैसा आने लगा तो भाई एरिया बटे, ये एरिया तेरा, वो एरिया तेरा, वो एरिया तेरा, सब वैसे काम करते थे। जमाना तब बदला जैसे जनरेशन बदल गई, तो करीम लाला से दाऊद इब्राहिम की बात होने लगी। तो आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन जिसने बंदूक चलाई। मैम एक छोटा सा सवाल जी। पूछना चाहूंगा। अ, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम जब अंडरवर्ल्ड में घुसा, मुंबई अंडरवर्ल्ड में, वहां से मुंबई अंडरवर्ल्ड कंप्लीटली वायलेंस का एक रास्ता ले लेता है। एंड लोग उसके पीछे रीजन बताते हैं कि जब उसके भाई को मारा गया, शब्बीर को, उसके बाद में उसका बदला लेने के लिए। बट क्या ये सिर्फ एक मतलब रीजन था, या दाऊद ऑलरेडी वायलेंस चाहता था? When we are profiling someone, Yeah. I can't say that कि वो चाहता क्या था, अभी भी नहीं बता सकती, आप भी नहीं बता सकते। राइट। वो ही इंसान बता सकता है कि वो चाहता क्या था। पर मैं जो आपको बता रही थी, मैं उसी सीक्वेंस में बता रही हूँ। मिल में दत्ता सामंत ने स्ट्राइक करवाई, राइट। लोगों की नौकरियां गई, सो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी वास्ट थी, करे क्या करे, जवान लड़के हैं, घर चलाना है, और फिर ये सारा माहौल है वैसा। और आप अगर भिंडी बाजार में रहते हो, आप अगर वो जो पूरा मुस्लिम बाहुल एरिया है, अगर आप उसमें रहते हो, मनीष मार्केट है जहाँ स्मगलिंग का आपका तब से है, करेक्ट। सालों से है, 50-60 साल से है कि स्मगलिंग का माल कैसे आएगा, रास्ते पे बेचते हैं। तो आप दाऊद इब्राहिम बोलो, छोटा शकील बोलो, राजन बोलो, गवड़ी बोलो, ये सब पहले छोटा छोटा, आप थ्रिफ्टिंग का, पिक पॉकेटिंग का काम करेंगे, चीटिंग का काम करेंगे, स्मगलिंग का माल बेचने का काम करेंगे। किसी ने हमाली की है, कूली बना है, भाई आप पोर्ट में काम करते हो, नौकरी है, वो एक तरह का काम था, आपने वहां काम किया। भाई हाजी मस्तान ने कहाँ से शुरुआत की, तो भाई वो बंदरगाह पे काम करता था, एक मजदूर था, कूली था। दूसरा तो साइकिल की दुकान में काम करता था। सो दे वर अर्चिन्स, बहुत, मैं कह रही हूँ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से। फिर आप रास्ते पे, तब नहीं, आज 60 साल के बाद में भी किसी भी मेट्रो के रास्ते पे जब बच्चे होते हैं तो दे पिकअप क्राइम। जो रास्ते पे पले बढ़ते हैं या जो गरीब है, इट इज वेरी इजी वे टू अर्न मनी। किसी का आपने पर्स चुरा लिया, किसी को आपने चीट किया, कोई चीज बेच दिया, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। अब आप वायलेंस की बात कर रहे हो उसमें, तब तक करीम लाला बहुत अपना स्टेचर बना चुके थे, वो लाला जी बन गए थे। लाला जी का मतलब कि पहले जितने जिन्होंने मिल में उनको उगाही के लिए डंडा दिया था, तो उनको एक दिन शायद समझ में आ गया कि
धंधा चलाने से तो मुझे भी फायदा होगा, उनका फायदा मैं करवा रहा हूँ तो। और फिर एक रसूख बन जाता है कि एक लंबा मुचंडा आदमी आता है, पर्सनालिटी तो थी, फिल्मों में काम करने आए थे भाई, तो आता है और उस पावर का इस्तेमाल अपने लिए क्यों नहीं करे। तो जब उस एरिया में रहने के बाद में 4 पैसे आते हैं, आप लाला जी बनते हो, तो छोटे-मोटे लोग आपसे मदद लेने आते हैं। आप पैसे उधार भी देते हो, किसी को मदद कर देते हो। तो आपकी एक लाला जी वाली, एक रॉबिन हुड वाली गरीबों के लिए में आप दरबार चलाते हो, आपस के झगड़े सुलझाते हो, फिर वो स्ट्रेचर बन गया। तो चूँकि वो पठान थे, अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, उनके भी जो परिवार के लड़के थे, वो भी उसी चीज़ में थे और शायद दाऊद को नहीं पटी तो ही इट सीम्स, अब मैं इतना अगर लंबा इतिहास देखूँ तो मुझे लगता है ही वाज़ ऑलवेज़ अ गो गेटर। एक रईस आदमी बनने की भूख, पैसे वाला बनने का एक सपना हर यंग लड़के का होता है। ऑफ कोर्स। So even he had that dream, but to overpower that, चला। पहले चाकू चलते थे, फिर बंदूक चलने। और जब उसके भाई की हत्या हुई और जो पठान गैंग से अ, बदले वाली बात हुई, तब से गोलियां ज्यादा चलने लगी। फिर 20 साल मुंबई के गोलीबारी में गए, गैंग वॉर में गए, जहाँ गोलियां चलती थी। Right. पहले छोटी बंदूक चली, फिर AK-47 तक बात आई। तो दैट वाज द थिंग, आई थिंक ही शोड दैट साइड। तो फियर जमाने के लिए, फिर बदला लेने के लिए जब आप ये करते हो, तो आप जब गोली चलाना सीख जाते हो तो आपका भय बढ़ जाता है। और हर गैंगस्टर के लिए फियर एक एसेट है। करेक्ट। जितना आप डराओगे, उतनी आपकी इज्जत है वो बढ़ेगी। खौफ होगा करेक्ट। तो गैंग चलेगी। मैम, आपकी बुक पढ़ के मुझे एक चीज समझ में आई कि दाऊद इब्राहिम के बारे में एटलीस्ट इंडिया में जो हम बात करते हैं, वो जो उसने यहाँ पे क्राइम्स किए, 93 ब्लास्ट किए, उसकी बात करते हैं। बट जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से हम उसे देखते हैं, आपने कुछ जर्नलिस्ट को भी कोट किया है, कुछ ऑथर्स को कोट किया आपकी बुक में, तो पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाता है। आपने उसमें बुक में बताया कि किस तरह से उसे बहुत सारी एजेंसीज थी जो प्रोटेक्ट कर रही थी, शायद CIA उसमें इन्वॉल्व थी, MI6 इन्वॉल्व थी, सऊदी इंटेलिजेंस थी। कोई दाऊद को प्रोटेक्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है, मैंने जो ये अभी तक बताया आपको, मैं आपको स्टेप वाइज डिमेंशन कैसे बदल गए वो बता रही थी। हम्म। कि जो 25-28 साल का आज का लड़का है, अगर इतिहास जानना चाहता है और हमने जो भी कुछ देखा है, तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि जैसा समय होता है वैसा गुनाह समाज में होता है। फिर समय बदलने के बाद ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है किसी क्रिमिनल को बनाने के लिए? नौकरी नहीं होती है। तो सबसे आसान तरीका है, किसी की चेन छीन ली, किसी का पर्स छीन लिया, किसी की सुपारी ले ली। सो काल बदलता है, प्लेस भी बदलते हैं। जो यहाँ होता है शायद वही चीज पाकिस्तान में होती है, अमेरिका में होती है, हर जगह होती है। अब जहां जहां क्राइम देखोगे वहाँ ऐसी सीक्वेंस से चीजें चलती है। तो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रोग्रेशन। अभी आप मुझे पूछ रहे हो, तो उसमें जब आप भगोड़े बन गए, आप विदेश चले गए, दुबई में जब एक आई थिंक 86 से लेकर 92 तक वो जो 12-14 साल है, दाऊद was actually known as overseas Don, popularly known as Don, and मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल होने के नाते बहुत स्टेक होता है फाइनेंशियल। तो जिसको जहाँ जैसी मदद चाहिए तो फिर भाई को फोन करो। उसकी करेंसी क्या थी?
fear. The more you do it and take action, जितना fear generate करोगे उतने लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे. तो आप एक ये बात होती है कि आप पुलिस पे जाओगे, केस करोगे, 10, 20, 25 साल में कुछ आएगा या नहीं आएगा परिणाम. तो अगर आप गैंगस्टर की मदद लेते हो तो आपको लगता है थोड़ा इंस्टेंट परिणाम आ जाएगा. तो भाई को जानना एक रसूख की बात थी. किसी भी डॉन को जानना फॉर दैट मैटर कि भाई अरुण गवली भी अपने एरिया में वैसे ही डॉनगिरी करता था. तो किसी भी डॉन को ना, जैसे दाऊद ने, जिनका भी खौफ था, भाई आपने ओवरसीज से फोन किया कि फिर उसके बाद में अबू सलेम फोन करने लगा. और जो आप हत्या करवाते थे या होती थी या जो क्रॉस फायरिंग होती थी, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे शहर के टेक्सचर पे पड़ता है. और मैंने एक दशक ऐसा था 90 से 2002 तक पक्का 10-12 साल ऐसे थे कि लोग अपने पैसे दिखाने में डरते थे. हम्म, बड़ी शादियां नहीं होती थी, किसी के पास मर्सिडीज है तो छोटी गाड़ी देकर निकलते थे. ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उनको लगता है फोन आ जाएगा, ऐसे क्यों ही करेंगे. लोग छोटी शादियां करने लगे थे कि जितनी बड़ी शादी करोगे तो उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. और खौफ ये था कि भाई सामने से आकर कोई गोली चला के चला जाता है. सो ये जितना मुंबई प्रोग्रेस कर रहा था, गुनाह उसके साथ साथ पैरेलल चलता था. और ये लोग तब तक काम नहीं कर सकते थे इस तरह का जब तक उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्राउंड पे नहीं हो. कहीं पुलिस ऐसी ना मिले कि जो अनदेखा करे, कोई पॉलिटिशियन ऐसा ना मिले कि जो उनके काम में इनडायरेक्टली मदद करे या उनका इस्तेमाल करे. तो नेक्सस होती ही होती है. बिना नेक्सस कोई भी गैंगस्टर पनप नहीं सकता. सबका अपना फायदा होता है. Right. आप कभी सोचो कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है. क्या आउटलो किसी सिस्टम वाले इंसान का इस्तेमाल कर रहा है या सिस्टम वाला इंसान आउटलो का इंसान. सो इट्स म्यूचुअल. तो तब तक गैंगस्टर थे, पर जब धमाके हुए मुंबई के और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें और जो सारी बातें बाहर आई, तो दाऊद पे टेररिस्ट का टैग लगा कि भाई उसने करवाया. बात डिस्प्यूट है, वो कह रहा है मैंने नहीं करवाया. हम पुलिस पे, कोर्ट में, हर जगह जो विटनेस है सबने कहा. मेरी बातचीत में भी बहुत बार ऐसा कहा गया कि भाई हम ट्रायल फेस करेंगे. उसे तो डिमांड भी रखी थी 6 मंथ्स में वो हो जाना चाहिए. हाँ, तो कोई एजेंसी कंडीशनल निगोशिएशन नहीं करती. सीधे तो नहीं करती. किसी देश के साथ करना पड़े वो बात अलग है. जैसे अबू सलेम को लाए, हम कोर्ट से लाए. अब अगर कोर्ट का वहां का फैसला है कि 25 साल आप उसको जेल में रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको फांसी नहीं देंगे, तो हम नहीं दे सकते. अभी नीरव मोदी की एक्स्ट्राडिशन की बात हो रही है, तो भाई वहां कोर्ट कह रही है कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, उसको ट्रायल चलाओगे, किसी भी तरह की पूछताछ नहीं होगी. पर वो कौन कह रहा है? वो क्रिमिनल नहीं कह रहा है, वो कोर्ट कह रही है. तो दो देशों के बीच का मामला है, तो आपको उसको ऑनर करना पड़ेगा. पर अगर कोई आउटलो आपसे कह रहा है कि हम आएंगे लेकिन आप ये नहीं करोगे, तो कोई सिस्टम मानेगा नहीं. हम्म, तो एक वर्जन ऐसा था कि दाऊद की गैंग ने, डी गैंग ने ये कहा कि भाई पर्सनली उसने कि भाई मैंने नहीं करवाया, मेरी नाक के नीचे से ये हो गया, ऐसा दावा है. लेकिन जो भी जानकारी मिली और जो भी कोर्ट में बाहर आया और उसके ऊपर की जो जानकारी है, जो आरडीएक्स आया, जो असला आया, यहाँ वहां से, कहीं यूपी से आया, कहीं बिहार से आया, बॉर्डर क्रॉस करके आया, नेपाल की, जो भी आया, उसकी लॉजिस्टिक किसने देखी? अभी वो कहेंगे कि वो तो काम टाइगर मेमन का था, वो संभालता था. शिपिंग कंपनी किसकी थी? आपकी थी. हम्म, तो आपकी कंपनी के एक मुलाजिम ने कुछ गलत किया
तो आप एब्जॉर्ब नहीं हो सकते उससे। मैं पहले आपसे कुछ और पूछने वाला था, बट क्योंकि आपने ये चीज़ अभी मेंशन की, बुक में आपने एक और चीज़ मेंशन की है, रियाज जलियांवाला, जो कि तौफीक जलियांवाला का बेटा है। उसे दाऊद ने मरवाया, उसके अंकल के पैर काट दिए। ये चीज़ आपको खुद रियाज ने कही, और वो इसलिए करवाया दाऊद ने क्योंकि धोखा दिया था 93 के ब्लास्ट में, इसका भी हाथ था इसलिए। इंडिया टुडे को जो इंटरव्यू दिया था ब्लास्ट के बाद का, उसमें दाऊद इब्राहिम का ये कहना था कि ये आरोप झूठे हैं। उस जमाने के दो पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ कुछ करते हैं तो गृह मंत्री ने सीएम के अगेंस्ट रहे तो उस पे ही लगा दिया। हो सकता है उसका मानना ये था कि मैंने ये आदेश नहीं दिया था पर हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन में कहीं बात आई थी कि पहले अप्रैल में होने वाला था, लेकिन उसके पहले हो गया, मार्च में हो गया। पर दाऊद के घर पे एक मीटिंग तो हुई, करेंगे। उसके बाद में अगर उसका दावा है कि मेरा मन बदल गया, जिस शहर में रहा उसको मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उसके बावजूद हो गया। पर मैंने आपको कहा कि आप बहुत बड़ी कंपनी चलाते हो और आपके नीचे के 3 लोग अगर आपकी कन्नी काट के कंपनी के ही सहारे अगर कोई कांड कर देते हैं, कंपनी एब्जॉल्व नहीं होती। आप फिर कहोगे इग्नोरेंस आपकी, मुझे नहीं पता है उन्होंने मेरे नाक के नीचे क्या किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बरी हो जाओगे। इस लॉ का एक इंटरप्रिटेशन सीधा ये है, सिर्फ भारत में नहीं, कहीं पे भी दुनिया में। पर आई थिंक वो जेन्युइनली शायद ये मानते थे कि पूरी जो भाई उनका और जो जितने भी नाम आए थे कि भाई हमने सीधा नहीं किया, ये उनका मानना था। और उस हिसाब से उनको लगा मुझे किसी ने फंसाया। अब कंपनी में किसी ने कर दिया तो आप एक्शन लोगे, और जहां उनको लगा कि मुझे किसी ने फंसाया, फिर जो जो फंसाने वाले लोग थे उन सबको आई थिंक ही किल्ड फ्रॉम टाइगर टू तौफीक टू हुएवर। और ये पूरी इट वाज अ लार्जर डिजाइन। हम आईएसआई का जब नाम लेते हैं कि कोई बाहर से आपको सपोर्ट कर रहा है, तो दुबई से भाग के जब डी कंपनी सारे पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में अ, मुझे कहा गया जलियांवाला के बेटे ने कि भाई हमारे ही घर में हमने रुकाया था, क्लिफ्टन का जो घर था वो हमारा था और हमने दिया, ऐसा उसका दावा था। तो आपने उसको पनाह दी, फिर वहीं से आप फोन कर रहे हो जेठमलानी को, वहीं से आप आर के आनंद को फोन कर रहे हो, वहीं से आप वकीलों को फोन कर रहे हो कि भाई मुझे आना है, मैंने नहीं किया। वो 2-3 साल तो ये सिलसिला चला। पर आप ये भूल जाते हो कि आप जब फोन करते हो तो आईएसआई आपको सुन रही है क्योंकि आप पाकिस्तान में हो। तो गैंगस्टर दाऊद को शायद ये अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ चल के गया। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि जो उसके बाद में उनका पूरी डी कंपनी का रिएक्शन आया और जिस तरीके से बातचीत हुई और वकीलों से बातचीत हुई, जो भी रिकॉर्ड पे है, इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितने बड़े नेक्सस में पैर रखा। और अभी मैं जब व्हेन आई लुक बैक एंड व्हेन आई रोट दिस बुक ड्यूरिंग माय रिसर्च, व्हाट आई सॉ वाज आल्सो कि एक आपने सोने की स्मगलिंग शुरू की, फिर आप बेल जंप करके आप दुबई भागे, तो जो वहां से सोना सप्लाई करते थे, किसी शेख का नाम है, वहां सप्लाई करते थे, भाई उन्होंने आपको, अब तो माल सीधा मिल रहा है, पहले तो कोई मंगवाता था और आप बीच का काम कर रहे थे, अब आप सीधा काम कर रहे हो। आपने ऑलरेडी रूट बनाए हुए हैं, पूरी आपकी कोस्टल लाइन आपकी जानी हुई है, शहर आपका जाना हुआ है। और जब सोने का कानून चला गया तो वो धंधा मंदा हो गया। तो फिर क्या करोगे, उसी नेटवर्क का उपयोग ड्रग्स के लिए होने लगा। ओके। तब तौफीक
जलियांवाला और गोदरावाला जो ओरिजिनली मेमन कम्युनिटी से भारत के जब पार्टीशन हुआ तो कराची चले गए थे। तो कराची में से ये जो पूरा अरबी समुद्र में जो पूरा नेटवर्क था उनका, कराची से लेकर मुंबई, गुजरात, वेस्टर्न कोस्ट, उसमें सारे पाकिस्तान के स्मगलर भी थे। तो तब आप दोस्तियार थे, तब आप दुबई में उठते बैठते थे, तब आपको कुछ गलत नहीं लगा। देयर कम्स ISI कि भाई पाकिस्तान के स्मगलर के पीछे कौन था। जैसे किसी नेक्सस के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते किसी भी देश में, राइट। तो अपने देश में नहीं होता है तो उनके देश में भी नहीं होता है। और पाकिस्तान पुलिस आर्मी तो जानती, मतलब इस मामले में जानते हैं लोग कि वो करते करवाते हैं। So he walked into it knowingly, unknowingly, I really don't know, but then he realized. तो जितने कैरेक्टर उसके नजर में गुनहगार थे उन सब का, तो मुझे जलियांवाला की बेटे ने बोला भाई चाचा का पैर काटा, उसका मारा, कि कोई अफ्रीका में छुपा हुआ था, उसको मार के काट के उसकी बॉडी को कॉफिन में भर के घर भेजी थी। Okay. So I think he took revenge on his own way. पर जो नाम ग्लोबल टेररिस्ट बनना था वो बन गए। आप चढ़ गए किताब पे तो चढ़ गए। Right. Nothing on earth can change that now. मैम ये एक चीज है जहाँ पे जो इंडिया टुडे को इंटरव्यूज दिए डी कंपनी में जितने लोग, मैं एक बात मैं कहूँ जो आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ, बेशक दाऊद इब्राहिम ग्लोबल टेररिस्ट बने हुए हैं, अमेरिकन एजेंसी ने उनको ये यूएनएससी ने टैग दिया है, डी कंपनी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। इट्स नॉट बीन लिस्टेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप जैसे आप बाकी के जानते हो। राइट, जितने भी, जो कि हाँ, इसके पीछे रीजन क्या? पूरा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लिया है उन्होंने, सिर्फ एक इंसान को लिया है। तो रीजन यही है, जब कोई आपका उपयोग करता है and someone wants to use you for your skill, for your network, तो बहुत सारी चीजें उसमें जाती है। तो आपके सवाल का जवाब ही यही है कि ISI के भी जो बाप लोग हैं, they wanted it। पूरा जो पाकिस्तान, इंडिया, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरा जो बेल्ट है, अगर उसमें आपका, और फिर कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी, जैसे आप सुनते हो कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक, इंडोनेशिया, वहां तक जाता है ये। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, अगर आप इतने सारे देश में आपका नेटवर्क हो सकता है, आप काम करवा सकते हो, कर सकते हो, तो आपकी कीमत है। Then people will want to use you as a mercenary। तभी ओसामा बिन लादेन दाऊद का उपयोग कर सकता है। मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि एक जगह जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने वो ब्लास्ट नहीं करवाया, या जो भी उनका स्टांस है वो ले रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपने बुक में ये भी मेंशन किया है कि किस तरह से दाऊद इब्राहिम बहुत क्लोज आ गया ओसामा बिन लादेन के। नहीं, कोई किसी के क्लोज नहीं होता। दिस इज बिजनेस डील। राइट, फॉर बिजनेस। करेक्ट, ये क्राइम बिजनेस डील है। वो एक मिशन पे है, ये एक मिशन पे है। कोई किसी को पैसा नहीं देता है। लोगों को ये भी गलत फैमिली है, मतलब जब मैं ये बात कहती हूँ तो कहे ओसामा बिन लादेन के पास पैसे नहीं थे, उसको दाऊद की क्या जरूरत है? आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, किस किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? आप ड्रग सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो आप, करेक्ट। एंड ड्रग इज मनी, इट्स अ ब्लैक मनी। आप उसको कन्वर्ट करवाते हो। किसी जमाने में डी कंपनी का दुबई में बहुत बड़ा रसूख था। मैं सुनती थी कि वो सोने के दाम खोलते हैं, वो फलाना करते हैं, वो ढिमका करते हैं। तो दिस वाज ऑल मनी एंड दिस इज कॉल्ड नेक्सस। टेररिज्म को ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की जरूरत है। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट को
उनका धंधा चलाने के लिए पैसा देते हैं, वैसे लोगों की जरूरत है। तो इट्स ऑल हैंड इन ग्लोव, एक दो कड़ी है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, सब कॉन्टिनेंट में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही काम चलता है। राइट। कोलंबिया से लेकर जहां तुम्हारी नजर जाती है, जहां ड्रग का कारोबार है, जहां आर्म्स का कारोबार है, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, हर देश में क्राइम सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज क्राइम, they have been used as a mercenary by large agencies. ISI अपने गुरुओं का काम करता है, वैसे भारत भी अपने लिए अपना ही ऐसा ही काम करता है। हर देश की हर एजेंसी अपनी एसेट होती है, सबकी एसेट है। तो अगर ISI करता है तो हमें भी उनसे ज्यादा करना आता है, हम भी करते हैं। तो दिस इज अ वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हो रहा है, इट्स अ फिनोमेनन। सो व्हेन यू, आपकी जनरेशन जब ये इतिहास की बातें देखती है, उसका मैं ऐसे समझती हूँ और आपसे अनुभव जो मेरा है उसके नाते बताना चाहती हूँ, इट इज ऑलवेज रेलिवेंट, पैटर्न इज रेलिवेंट, मॉड्यूल इज रेलिवेंट। नाम बदलते हैं लोगों के, ए का नाम जी हो सकता है, जी का नाम सी हो सकता है, पर पैटर्न रिमेन्स, नेटवर्क रिमेन्स। जो जैसे काम करता था, चाहे 40 हो गए, चाहे 60 हो गए, चाहे 100 साल हो गए, अगर ये नहीं रहेंगे, ये सब उम्र दराज हो गए जिनकी हम बात कर रहे हैं, करेक्ट, सब 70 पार होने वाले लोग हैं, ये नहीं रहेंगे तो उनके और कोई आएंगे। जो मुंबई में होता था आज आप पंजाब में देख रहे हो, करेक्ट। सेम मॉड्यूल। सो इंटरनेशनल मॉड्यूल इस तरह का गुना का, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आपके लिए रेलेवेंस क्या है? आपने एक जमाने में ये देखा जो समाज में बहुत गहरा घुस गया था। बहुत सारे लोग मुंबई में 3 दशक परेशान रहे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप कहाँ धंधा करने जाओगे, कौन सी गोली कहाँ से चलेगी। It was that rampant, but it would not have happened had there not been any logistic local support. राइट। सिस्टम में वो जो डर्टी हैरीज होते हैं, अगर वो नहीं होते तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। करेक्ट। वो पॉलिटिशियन नहीं होते जो गैंगस्टर का अमूमन उपयोग करते हैं अच्छे बुरे सबके लिए, तो बात यहाँ पहुंचती नहीं। मैं पॉलिटिशियन का नाम ले सकता हूँ? नहीं, बट था उनका हाथ। one can never say, how can you say anything without कभी any प्रूफ evidence? नहीं मिला हमें। तो कोर्ट में देखते हैं हम, बट मैम वो तो पॉलिटिशियन हो तो दबा भी सकते हैं। तो नहीं बोल सकते। तो मैम जो मैं एक लार्जर पॉइंट रेज कर रहा था वो ये था कि इंटरव्यूज में उन्होंने कहा डी कंपनी ने कि हमारा हाथ नहीं था, और जो भी स्टैंड लिया उन्होंने, बट एट द सेम टाइम ये जो नेक्सस की आपने बात की, ओसामा बिन लादेन के साथ ये नेक्सस, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, AQ खान का जो नेटवर्क था, आपने बुक में मेंशन किया है कि ईरान को भी सप्लाई किया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। मुझे ये बात, भारत के बहुत कम पत्रकारों को ये बात पता है, मुझे भी नहीं पता थी। मुझे जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मुझे जो मैंने 3-4 किताबें गिलबर्ट एंथनी विदेश की पढ़ी, तब मुझे पता चला कि उनके लिए भी ये कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जब व्हेन आई डग डीप, तब पता चला कि भाई कैसे इसमें CIA घुसा हुआ है, कैसे MI6 का रोल है। जो फॉरेन ऑथर्स हैं उनकी एक्सेस उन देशों में ज़्यादा है, तो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में क्या होता था, कैसे होता था। और मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि हम बहुत जल्दी बोल देते हैं ऐसा ही होता है। आगे जो हाथ दिखता है, छुरा लेके खड़ा है, तो पहले आपको वहीं दिखेगा।
और उनको ट्रेनिंग देने वाला, उनको भी पनाह देने वाला, और उनसे भी बड़ी ताकत है। एक जमाने में अमेरिका CIA पाकिस्तान में ही बैठा होता था, राइट। अफगानिस्तान में तो पूरा वहीं से था ही, और ब्रिटिश एजेंसी भी उतनी थी, आप रशियन एजेंसी भी थी। तो पूरे साउथ, जो हम ईरान से लेके नेपाल, बांग्लादेश, और म्यांमार, ये जो है उसको गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं करेक्ट। ड्रग बिजनेस में। तो ये तो तब चल ही नहीं सकता अगर दुनिया की किसी एजेंसी का हाथ इसमें नहीं है। एक एजेंसी की, एक देश की पहुंच, एक देश में, 2 देश में, 3 देश में, पर अगर 1 दर्जन देश में आपको सिमिलर पैटर्न दिख रही है और वो धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, which means there are bigger powers, तो उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। करवाने वाले बाहर के एलिमेंट हैं दूसरे के देश में, तो ISI बहुत छोटी चीज है मेरे हिसाब से, उनके भी बाप बैठे हुए हैं। और मैम एक और चीज जो आपने बुक में मेंशन की थी कि जो LET है, LET नहीं, जो LT वाला था श्रीलंकन साइड में जो है, उनके लिए भी इसने ड्रॉप्स किए थे आर्म्स एंड एम्युनिशन के। सो मैंने आपको यही बताया, आप जब मर्सनरी बन जाते हो, फिर आप काम करते हो किसी के लिए, इट्स अ बिजनेस। इलीगल बिजनेस थाईलैंड में भी चलता है। वहां मैं जब गई थी बैंकॉक में, तो मुझे बताया कि भाई डी कंपनी का नाम, उनकी पुलिस को ज्यादा इंटरेस्ट था ये जानने में, और किसी अमेरिकन से मैं वहां मिली थी, तो उनको जानना था क्योंकि नकली डॉलर बिल छापते थे। सिर्फ भारत की करेंसी नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों की करेंसी छपती है। ओके। तो उनको जानना था कि भाई ये लोग हैं कौन जो नकली डॉलर छाप रहे हैं, अमेरिकन डॉलर छाप रहे हैं। तो समझ में आया आपको, मैं बोल रही हूँ कि कोई काम दे रहा है आपको, या प्रोवाइडिंग फर्टाइल ग्राउंड, आप उनके लिए काम करते हो। सो फॉर यू इट्स अ बिजनेस। आर्म सप्लाई आप करते हो, तो आप तो ले जाने वाले हो, ट्रांसपोर्टर हो, प्रोड्यूस आप नहीं करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप ट्रांसपोर्ट करते हो। तो प्रोक्योर जहां से करते हो, वो कंपनियां बहुत बड़ा स्टेक रखती है दुनिया में। जब हम कहते हैं आर्म स्मगलिंग करते हैं, बेचता कौन है, लाते कहाँ से, किसके लिए ले जाते हैं, ये सवाल कभी नहीं पूछते। वो सवाल अगर हमने पूछा तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यही जो मैं आपको बता रही हूँ। बट फॉर एग्जाम्पल, मैं नेक्सस जो है इसमें जो टॉप हैंडलर है, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दाऊद इब्राहिम तो सिर्फ एक अभी तक कोई बात पहुंचा नहीं है वहां तक। दे ऑल आर वेरी, खुफिया एजेंसियां हैं, उनके ऊपर भी पावर है। आज हम डीप स्टेट की बात दुनिया भर में करते हैं, इंटरनेट आ गया है और आप पढ़ते हो भाई इल्यूमिनाटी है, डीप स्टेट है, ये सब आपकी जनरेशन पढ़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो कौन है, किसके जरिए काम करते हैं? सो दे नीड दिस काइंड ऑफ मर्सनरीज। भाई यूके ऐसा देश है जहां पर आपको असाइलम मिलता है। राइट। मुझे इकबाल मिर्ची ने कहा था कि मुझे ले जाइए, मुझे लाल पासपोर्ट नहीं चाहिए, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं चाहिए, मैं भरोसा नहीं करता। अब आप ब्रिटेन में रह ही कैसे सकते हैं अगर ब्रिटेन की एजेंसी या अथॉरिटी आपको चाहती नहीं, और अगर आपको रखा है तो फिर आपका क्या उपयोग है? तो बेसिकली ब्रिटेन में जितने लोग हैं या लंदन में जितने लोग रह रहे हैं, आज भी बहुत सारे हमें पता है कौन वहाँ पे रह रहा है, इन सबका इस्तेमाल होता है। होता होगा, बाकी का तो नहीं बता सकती, पर एक ने मुझे बताया कि भाई उसे नहीं होने देना है, उसको वापस आना है। तो मैं बोल सकती हूँ ये, क्योंकि मेरे पास एक उदाहरण है। पर उनके बाद तो मैं बहुत, नीरव मोदी को मैं ब्रिटेन, लंदन जाके, विजय माल्या, जो आप जितने भी नाम लो, मेहुल चोकसी एंटीगुआ में था, राइट। सब वो। सो पैसे देके पासपोर्ट खरीदते हो, आप वहां रहते हो, यू हैव एन इम्यूनिटी ऑफ अ काइंड।
मैम आपने एक और चीज जो बुक में लिखी थी वो ये कि जब आप दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी में गए थे तो आपने जिस तरह से दाऊद को देखा वो जो फोटोज है उसके उससे अलग दिखता है रियल लाइफ में। नो नो, ही लुक्स द सेम। उम्र की असर होती है, पर जो फोटो देखा वो यंग है। मैंने देखा वो एजेड था इंसान। 50 में और 25 में फर्क तो होता है ना। कि हम फोटो क्यों नहीं ले पाते? किसी अ, अभिनेता की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, वी आर Right. टॉकिंग अबाउट आउटलॉज। बट कहीं ना कहीं से एक फोटो भी नहीं आई। क्यों आएगी भाई, वो क्यों आने देगा? मतलब इतना कंट्रोल करके रखा है कि फोटो क्यों भी नहीं एक- करेगा भाई? भाई उसके पीछे कितने आप ही डायलॉग मारते हो ना। क्या डायलॉग है बताओ मुझे। सात मुल्क हाँ, इस मुल्कों की पुलिस में रखी। तो फिर क्यों होगा फोटो? जिसकी फोटो इंटरपोल पे है वो आपको फोटो क्यों देगा? हम्म और वो फोटो भी तब आई जब जब वो सिर्फ डॉन थे, हम्म तब एक्सेस थी लोगों के पास। राइट। पत्रकार जाते थे, मिलते थे, फिल्म स्टार जाते थे। वो बर्थडे की तो सबको पता है कि कितने फिल्म स्टार्स थे। तो एक ही ज- ना, 93 तक तो मर्डर के केस में अंदर जाके बेल जंप करने वाला एक गुनहगार था। फिर नाम पे जितने भी चढ़े, आप कॉन्स्पिरेटर हो क्योंकि आप ग्राउंड पे तो नहीं थे, छुरा आपने तो नहीं चलाया। अब आपके गैंग के नीचे आने वाला इंसान ने गुनाह किया, उसका गुनाह आपके सर पे चढ़ा है, बट येट यू आर गैंगस्टर। हम्म तो लोग जाते थे, जिन जिन को एक्सेस दी गई, मिली, वो जाके मिले हैं। राइट। तो तब तो बहुत सारे लोगों को मिलना होता ही था। तो किसी पत्रकार का एक्सेस था, उन्होंने जाके ये लिया फोटो, उन्होंने दिए तब तो ये फोटो आए, नहीं तो ये भी नहीं आते। करेक्ट। तो कोई गैंगस्टर मेरे हिसाब से तो कहीं पोज नहीं करता। यस। मैम बैंकॉक में जो हुआ वो जो शूट आउट था छोटा राजन को मारने की जो कोशिश की गई छोटा शकील द्वारा, अ, उसी वक्त बैंकॉक में ही क्यों ऐसा क्या हुआ उनके बीच में या पहले से ये दुश्मनी चल रही थी जिसके लिए वो बस एक वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स था कि बस मारना है तो कहीं पे भी मिल जाए मार देंगे? हाँ ऑब्वियसली। या क्योंकि बुक में आपने एक और चीज कही कि उनके बीच में कुछ डील्स हो रही थी जो नहीं बनी। आपने छोटा शकील को इनफैक्ट कन्फ्रंट भी किया था, आपने उससे पूछा भी कि आप मिले छोटा राजन से? आस्किंग मी, वो आप वहां जाके पता चला रेफरेंस का बाद में कि और भी कुछ हो रहा था। तो जब देखा तो मुझे लगा सिचुएशन अलग है। कोई रह रहा है, कोई 3 हफ्ते से बिल्कुल बगल के घर में रह के रेकी कर रहा है। ऐसा रास्ता है, सुनसान है, आप गुनाह करना चाहते तो आप रास्ते में भी मार सकते थे। आप जिस होटल में ठहरे हो उसी होटल में अगला जिम जा रहा है, तो आप रोज देख रहे हो उसको। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऑपरेशन हुआ भाई, 3-4 हफ्ते आप रह के सारी तैयारी करके और फिर आपने अ, घर जाके धावा बोला। बर्थडे केक लेके गए हाँ, थे। कभी कभी मुझे लगता है हम हिंदुस्तानियों को ये रोग है घर में घुस के मारने। आई थिंक इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तेरे को घर में घुस के मारूंगा तो घर में घुसे। इट्स इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेवाडो, तो स्लैंग हो गया है कि घर में घुस के मारे, तो घर में घुस के मारा। ये एक एक्शन होता है विच इज वेरी सिंबॉलिक हम्म। कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। दैट वाज इट। फिर पता चला कि भाई कोई हो सकता है इट वाज समथिंग डील व्हाटएवर। अबू सलीम के बारे में मुझे बात करना था। अबू सलीम जब पाकिस्तान में रह रहा था तो ये अरसलान के नाम से शायद वहां रह रहा था। नो, ओके। उसकी पत्नी ने कहा उसका नाम, जो 16 साल में उसके साथ भाग गई थी, समायरा नाम? समीरा, समीरा। उसने मुझे बोला कि उसका नाम अरसलान है। ओके। उसने पासपोर्ट पे जो नाम लिखा वो पुलिस में है, हम्म। और जो नाम इस्तेमाल करता है वो पुलिस में है। बट समीरा का कहना है कि वो अरसलान। मैम मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कामरान फरीदी का जो अंबर शर्मा ने किया था। उसमें कामरान फरीदी ने ये कहा था कि समीरा जो है वो अब भी दाऊद के लिए काम करती है नहीं हत्या नहीं, का। नो। ओके।
आप जब गैंगस्टर के या किसी के बारे में बात करते हो, वो अमेरिका में है, अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहती है, अपने परिवार के साथ। वो वहां टीचर बन गई थी, आगा खान स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम आज कहने को बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आप कैसे बोलोगे? तो जितने मुंह हैं और जितने रिपोर्टर हैं उतनी अपनी बात करेंगे। पर एक बात और आखिरी बात ये है, जो पुलिस के रजिस्टर पे चढ़ा वो गुना बना, जो इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड पे गया, कोर्ट में आया, दैट इज ऑन रिकॉर्ड एंड नोन एज एविडेंस। तो आप ठोक बजा के बोल सकते हो जो रिकॉर्ड पे है। बाकी कहीं सुनी बातें तो बहुत ही है। मुझे भी लोग बहुत बार बोलते हैं, मतलब ये किताब आई तब बोले ये, भाई आपने लिख दिया, हमें क्या पता, झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे जिंदा है सबके सब। आपने तो बुक में तो सोर्सेज भी दिए। एक ही मैंने कोई बात बिना सोर्स के आज तक नहीं बोली। मैं जानती हूँ, ये ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैंने कहा कि मैंने यहाँ देखा, यहाँ रिकॉर्ड पे चढ़ा है, रिकॉर्ड पे बात ये है, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस यही आया है, तब बात। या तो आप सीधे दावा कर रहे हो तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका दावा है। उसमें से जो जनता देखती है, पढ़ती है, सुनती है, अपनी मर्जी चलाए कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। पर एक बात मैं आपको आज बताऊं, अगर आप इतना भी झूठ बोलते हो किसी के भी बारे में, और खास तौर पे इतने पावरफुल रसूखदार लोग जो 5,000 का किराए पे इंसान लेके गोली मरवाते हैं, बहुत सारों को मरवाई है, तो आप गप पे गप ठोके जाओगे उसके बारे में और वो कुछ नहीं करेंगे? या आप इतना झूठ बोलोगे कि सरकार आपको कुछ नहीं करेगी? तो मजाक नहीं होता ये। और दूसरा कि बहुत माइक्रो लेवल पे 40 साल बाद आप जो बात कर रहे हो, या जो भी ये दावा करते हैं कि ये और वो और फलाना और ढिमका, उसका आज कोई वजूद नहीं है भाई। मैंने आपसे मैं जब ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं एक इंटेंशन के साथ ये कह रही हूँ आपको कि आपकी जनरेशन को जो कहानियां फिल्मों में देखी आपने, जो आपने पढ़ी, वो बिल्कुल मिथिकल बन गई हैं सारी कहानियां। अगर आप मुझे मेरी किताब का रेफरेंस देकर आप कहते हो कि आपको बात करनी है, तो मैं ये बात आपसे करने आई हूँ कि मेरे अनुभव में मैंने ये देखा, मैंने कानून की किताब में ये पढ़ा, ये एविडेंस थे। और जब मैं रूबरू इन 12-15 लोगों से रूबरू मिली हूँ ऐसे, तो जब मैं रूबरू मिली, उन्होंने जो दावा किया वो भी मैंने लिखा। तो एक तरफ सरकार कह रही है, वो कह रहे हैं, सच तो बिल्कुल है ना उसके बीच में। ये क्वेश्चन तो मैंने उसी लिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूमर्स है। तो इट्स ऑल हियर से। राइट। कौन किसके लिए काम करता है उसका प्रूफ क्या है, ये बताओ मुझे। अगर पुलिस कहती है, पुलिस भी कहना काफी नहीं है भाई। ओके, हाँ, एविडेंस तो वहां पे भी चाहिए। करेक्ट। आपको इनफॉर्मली ऑफ द रिकॉर्ड बुला के चाय का कप पे के गपियाएंगे और फिर आप उसकी स्टोरी बनाओगे, उसकी जिम्मेदारी आपके सोर्स की नहीं है। कोर्ट में आपको खड़ा रहना पड़ेगा प्रूव करने के लिए कि आपने जो बोला है सच है झूठ है। आपका सोर्स तो उड़ के चला जाएगा। पर जब आप कुछ लिखते हो या आप कुछ बोलते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उसकी जवाबदेही होती है। मैम, एक और चीज जो मैंने सुनी अबू सलीम एंड समीरा के बारे में, वो ये कि अबू सलीम का कुछ अनीस इब्राहिम से झगड़ा हुआ, एंड फिर वो जब पाकिस्तान से या दुबई से निकल के भागा तो अनीस के जो लोग थे वो समीरा को मैन हैंडल करते और उसने दाऊद इब्राहिम को कॉल किया था। आपने सुनी नहीं वो बात जो मैंने किताब में लिखी है? हाँ, वो आप सुन नहीं सकते क्योंकि बिकॉज इट इज फर्स्ट पर्सन, मन गढ़ंत कहानी नहीं, जो उस कहानी का एक किरदार है। अबू सलीम की पत्नी ने जो बताया, मैंने वो दुनिया को बोला, और वो उसने अपने मुंह से बोला था, मैंने नहीं बोला था।
उसने कहा कि जब ऐसा हुआ तो उसके घर में आए, उसको धमकाने लगे, उनका घर खराब ऊपर नीचे कर दिया, धमकी दी। तो फिर समीरा ने दाऊद को फ़ोन करके बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? आप बीवी बच्चों को तो छोड़ देते हो, इट्स अ कोड रेड अनरिटन रूल कि आप परिवार को नहीं छुओगे। तो मेरे घर पे आके मुझे गाली देने से या मेरा घर तहस-नहस करने से क्या मतलब है? तो शी टोल्ड मी कि येस, ही एपोलोजाइज्ड। अच्छा, हाँ, पर कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ क्यों था? मतलब अनीस इब्राहिम और अबू सलीम के बीच में ऐसा क्या हुआ था? दे सस्पेक्टेड कि उसने कुछ किया है, ही क्रॉस देयर पाथ। ओके, जब आप पाला बदलते हो या आप अपनी जो जिस गैंग में काम करते हो उसके खिलाफ कुछ करते हो तो स्वाभाविक है वो आपके पीछे पड़ेंगे, जवाब मांगेंगे या तो मार देंगे। मैम एक और जो चीज़ है, नाम मैं भूल रहा हूँ, अजीज बिलाकिया। समीरा ने इनके बारे में भी कंप्लेन एंड रिग्रेट किया था कि वो यूएस भाग गया। और अजीज बिलाकिया शायद वही है जिनकी बेटे की शादी याकूब मेनन की बेटी से हुई है, इफ आई एम नॉट आई मिस्टेकन। हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आई हैव रेड इट समवेयर। हो सकता है, पर अजीज बिलखिया वाज अबू सलीम्स बॉस। अबू सलीम मतलब वाज टी कंपनी। ड्राइवर, नहीं डी कंपनी। अजीज बिलखिया सपोज्ड टू बी रिपोर्टिंग टू अनीस इब्राहिम, ओके, जो बमलास के केस में जो कड़ी बन के आई थी। फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पीछे लगी, उसमें ये चीज है। तो जो उसने कहा कि 2 बार घर से वो चला गया 4-4 दिन। तो कभी वो महाराष्ट्र में गया था, कभी वो गुजरात में गया था। उसका पति जब कहीं गया था तो उसने बोला 4 दिन वो गायब। और फिर मैंने पूछा तो कहाँ गए थे? तो बोले यहाँ गया था। तो जो आरडीएक्स उतारने का आरोप लगा है और ये जब बात सामने आई तो उसने कहा कि मुलाजिम पकड़ा गया तो बॉस क्यों भाग गया? ओके, तो वो जिस कंटिन्यू बॉस कर ने गया। कर हाँ, तो शायद तब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे। उसका गणित मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बाद में सीबीआई को ये बात सामने आई थी और शायद सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगी थी। तो वो बिलखिया एंड फैमिली यूएस भाग गया था, पूरा फैमिली। तो ओके, उनका कहना था कि भाई इनको पकड़े, इनका नाम लिखा है तो उनका नाम क्यों नहीं है? ओके, तो ये कंप्लेन थी। मतलब ड्राइवर का नाम आया तो मालिक जिसकी गाड़ी जो उसको ले गया उसका नाम क्यों नहीं है? मैम एक और चीज़ जो मुझे याद आई, हम बीच में जो दाऊद के नेटवर्क की बात कर रहे थे और किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ टाइम पहले जो संभल में राइट्स हुए थे, वायलेंस जो हुआ था, वहाँ पे यूपी एसआईटी की जो रिपोर्ट थी, चार्जशीट थी 4,500 पेजेस की कुछ, उसमें शरीक साठा का एक नाम था, जो कि कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम डी कंपनी का ही एक आदमी था जिसने कोऑर्डिनेट किया था उस वायलेंस को, पैसे भिजवाए थे उसके लिए या जो भी जिस तरह से भी कोऑर्डिनेशन होता है। इस बात में कितना सच है? मैंने आपको एक बात बताई कि जब आप मर्सिनरी बन जाते हो तो आप अपनी कंपनी के पास जो भी सौदा आता है उसका काम करते हो। हम्म। भाई डेनियल पर्ल की जब किडनैपिंग हुई, जर्नलिस्ट जो थे यूज। हाँ, पाकिस्तान में, उसमें भी डी कंपनी का लॉजिस्टिक था। 2611 की बात आती है तो उसमें भी कहा जाता है कि भी जो बोट या कुछ इस्तेमाल हुआ उसमें डी कंपनी का लॉजिस्टिक सपोर्ट था। तो ऐसी बातें आती है, वो तो दे आर, as I told you, if they are mercenary and if they find their gangsters or anyone working anywhere, उसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। जिनका आज भी कंट्रोल है इंडिया के ऊपर, क्योंकि आपने बुक में ये भी मेंशन किया कि देयर वाज अ टाइम जब 70 एमएलएज को कंट्रोल करते थे, छोटा शकील नाम तो से महाराष्ट्र राइट, महाराष्ट्र। वो कहीं पे भी कंट्रोल की बात नहीं है। आप कोई करवा रहा है ना वो काम, कोई आपका सवाल ये होना चाहिए आज भी उनका नेटवर्क एक्टिव है। यस, तो मैंने जवाब ये दिया आपको कि वो 70 के हो चुके हैं, उनके बाद कोई आएगा। अब तक डी कंपनी है, दाऊद इब्राहिम जिंदा, तो डी कंपनी का नाम आता है। और अगर उसमें से किसी का नाम ऐसे आया, आई वोंट बी सरप्राइज्ड।
इट कुड बी एनीवेयर, तो मतलब जिस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, कहीं पे भी हो सकता है। तो जो 93 में जो ब्लास्ट हुए हैं, इतने जो भी टेरर अटैक्स आज तक हुए हैं, उससे बड़ा भी वो करवा सकते हैं क्योंकि नेटवर्क इतना बिल्ड करके रखा हुआ है एंड एक्टिव नेटवर्क है। अकेले इंसान का काम नहीं है। हाँ, मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ पूरा जो है। पॉसिबिलिटी के बारे में तो मैं क्या जवाब दूं आपको। मैम एक जो नया नाम इंडियन गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड में जो आता है अब, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लॉरेंस बिश्नोई। थोड़ा फिल्मी वे में पूछ रहा हूँ मैं ये, बट क्या लॉरेंस बिश्नोई नया दाऊद इब्राहिम है? हर देश, पूरी दुनिया में एजेंसियां एसेट रखती है, जैसे आईएसआई और दाऊद का नाम सिनोनिमस हो गया। पर दाऊद इब्राहिम के बच्चे लंदन पढ़ते हैं, उनका बहुत क्लोज पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंट था जाबिर मोतीवाला, उसका परिवार लंदन में रहता था। अगर लंदन अथॉरिटी यानी कि सत्ता ब्रिटेन की इनको नहीं पता इंटरपोल है, पर शायद कभी उनकी कन्नी कट गई तो मोतीवाला को अरेस्ट कर लिया और यूएस एक्स्ट्राडाइट होने की बात हो रही थी। तो इतने बड़े स्टेक होते हैं, आदमी होते हैं काम करने के लिए, हर जगह होते हैं। तो भाई हमारे भारत की जेल में बैठा हुआ इंसान कुछ करवा रहा है, कर रहा है, तो अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है ना। कोई जेल में बैठ के कर रहा है, बाहर भगोड़ा नहीं है। अगर कहीं से भी नाम आ रहा है तो जेल में बैठ के हो रहा है काम। भाई नेटवर्क है, किसी दिन दबोचेंगे शायद उसको भी। मैम आपके करियर में ऐसा कौन सा गैंगस्टर था जिसके इंटेलिजेंस से आप शॉक हो गए थे कि बहुत इंटेलिजेंट बंदा था ये? इंटेलिजेंस, they all are street smart. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर उस किसी की नहीं होती है तो गुनाह की दुनिया में लंबा टिक ही नहीं सकता। पर मुंबई पुलिस कहती थी सबसे सबसे जो शातिर है, जो शाना है आपकी मुंबई की जाल में, वो अबू सलेम। क्यों? मतलब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भाई गैंग जंप करे, कुछ नया करे, पैरेलल गैंग चलाए, तो इन देयर बुक कनिंग was था। supposed to be more cunning, ruthless. ओके। अ, जो आपको इतने सारे जितने भी कॉल्स किए हैं अंडरवर्ल्ड से, जो सामने से कॉल्स आए, सबसे डेंजरस कॉल कौन सा था इनमें से? कोई भी नहीं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आंसर। कोई भी नहीं। उसमें डेंजर क्या है? एक पत्रकार पर कभी किसी ने धमकी वगैरह नहीं दी अंडरवर्ल्ड से क्यों देगा? किसी भी स्टोरी के लिए? क्यों देगा? क्योंकि आई हर्ड कि देते हैं अंडरवर्ल्ड के लिए। तो ऐसा आपने क्या किया है? आपने सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया। जिस जिस किसी से बात हुई, मैं प्लूरल में बात कर रही हूँ, सबने जवाब दिया। और अगर वो जवाब डिक्टो आपने जो बोला वहीं छपा है, वहीं दिखा है, तो फिर गुंजाइश कहाँ? एक बार छोटा सा क्लिप भड़क गया था ना सईद अंसारी जी के ऊपर, जो लैंग्वेज यूज की थी उसके लिए। ओ तो भाई जब आपका स्ट्रेचर बढ़ जाता है और आपको कोई गली का गुंडा बुलाता है तो नहीं अच्छा लगता। तो उनको आपत्ति थी उस चीज पे कि मवाली गली का गुंडा क्यों बोला। एंड जो अभी बात होती है इन करंट टाइम्स, जो आपने भी मेंशन किया कि दाऊद इब्राहिम शायद 70-75 के आसपास होगी एज, शायद नहीं, मतलब पुलिस की किताब हाँ, रिकॉर्ड पे 55 राइट में उनका बर्थ है, उस हिसाब से आप उसकी 70 उम्र 75 करेक्ट। राइट। तो जो डी कंपनी है, इसका प्रोग्रेशन अगर हम देखें, कौन टेक ओवर कर सकता है? अनीस इब्राहिम या छोटा शकील? कोई नहीं। नाउ इट हैज बिकम अ मैनियक मशीन। इट्स एन एस्टैब्लिशमेंट। 16-20 बिलियन डॉलर का एम्पायर, क्रिमिनल एम्पायर। फोर्ब्स में आया था जो। हाँ, तो टेक ओवर की कहाँ बात है? बड़ी कंपनियों में चेयरमैन गुजर जाते हैं, सीईओ गुजर जाते हैं, कंपनी चलती रहती है। सिस्टम चलते रहता है। नहीं चलती है ना? बिल्कुल इंडस्ट्री बंद हो जाती है। नहीं। तो Okay.
नेक्स्ट आपको क्या लगता है इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जितना भी आपने चीजें कवर की है, टेररिज्म इज ऑफ कोर्स वन, वो तो होगा ही। जरूर इस बात का जवाब अ, अ, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, क्योंकि मैंने जो क्राइम की दुनिया देखी और अभी तक, मतलब मैं 3.5 दशक की बात करूं तो अभी तक की जो दुनिया देखी उसमें क्राइम सिंडिकेट के स्वरूप बदले हैं और गुने का मतलब एवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का हुआ प्रकार बदले हैं। बीओपीआई आया, पहले सिम कार्ड में बात होती थी और अब टेक्नोलॉजी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पर आप जब हथियार की बात करते हो तो आप अभी लेज़र हथियार का बात करते हो राइट। कि किसी देश में कहाँ बैठ के आप किसी देश में भूकंप करवा सकते हैं। आप बांध उनका तोड़ सकते हैं, ताला फड़वा सकते हैं, गांव जला सकते हैं और आप घर में से हटो ना और आप पूरे लूट गए बैंक से। तो फॉर मी द नेक्स्ट danger points rather I would say cyber security is cyber war चल ही रहा है करेक्ट। और उसका स्वरूप इतना भयावह है। आप सोचिए, छोटे से भारत के किसी गांव कस्बे से, जमतारा जैसे एक कस्बे से इतने सारे लोग फोन करके बड़े बड़े मेट्रो से आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर, आप क्या एजुकेशन की जरूरत है वहां पे? नहीं। कोई ट्रेनिंग की जो आपको मिल गई? सो माई नेक्स्ट बिग, मतलब मुझे अगर भय की सीमा आपको दिखानी है तो ये है कि जो साइबर क्राइम का आयाम है वो सामान्य जनता तक अभी पहुंचा ही नहीं है। ओके। आपको पता ही नहीं है कि डिजिटल और साइबर वॉर कितनी हद तक आगे जा सकते हैं। अमेरिका में बैठ के या कहीं देश के कोने में, कहीं दुनिया के कोने में छुप के अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के सेंट्रीफ्यूज को उड़ा दोगे और उसको डिफंक कर दोगे, राइट। वहां जाए बगैर, तो आप युद्ध का, आप खतरे का कौन सा पैमाना देख रहे हो? यूक्रेन में 2008 में मैंने पढ़ा था 2 दिन तक बिजली नहीं थी। रशिया ने बिजली उड़ा दी। राइट। मतलब कि आपका इंटरनेट आप उड़ा दिया, इंटरनेट उड़ा गया, बिजली नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल एंड व्हाटएवर इज डिजिटल इज हैकेबल। तो जिस दिन पे आप इस वॉर जोन में आओगे तो आपका बिजली, पानी, बैंक, सप्लाई सब ठप। उसके लिए आपको बंदूक लेके और तोप गोले नहीं चलाने भाई। बैटलफील्ड पे तो लड़ाइयाँ होने की बात ही नहीं है। जो असली लड़ाई है, और दुनिया में बहुत कोवर्ट लड़ाइयाँ आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी चल रही है। आपकी बैंक लूटे जा रहे हैं, आप उफ नहीं कर सकते। आपका खुद का अकाउंट लूटे जा रहा है। करेक्ट। और जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतने पैतरे ज्यादा है। आखिरी बात कहूँ, आप यूपीआई सिस्टम भारत ने शुरू किया, हम उसका श्रेय लेते थे। अभी हमें चौकन्ना होना पड़ रहा है, हम नियम बदल रहे हैं, क्योंकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उस पे ये अननोन खतरा तो बहुत ही है। करेक्ट। आपने विकीलीक्स देखा तो क्या है वो? तो आपकी सरकार में भी जो खुफिया तंत्र है और जो आप स्टोर कर रहे हो कुछ सेफ नहीं है। मुझे ताजुब नहीं होगा किसी दिन सैटेलाइट का युद्ध होगा, और किसी दिन मतलब आने वाले दिनों में, वी आर नॉट फार ऑफ। चाइना ने ऑलरेडी वो वेपनाइज कर दिया है। तो सब देश कर रहे हैं, कोई कौन नहीं करेगा, उसमें हम भी आ जाएंगे। हम भी कर रहे हैं, कोई बढ़ चढ़ के बोल नहीं रहा है,
लेकिन अगर कल को आपका सैटेलाइट बस्ट हुआ या इंटरनेट बस्ट हो गई, आपका जीवन कैसा होगा ये बताओ। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं तो सारा काम इंटरनेट पे ही करता हूँ। तो मैं तो इमेजिन, मेरी तो लाइफ लिटरली ठप हो जाएगी एक सेकंड में वो। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ डेंजर। अगर आप डेंजर की बात करते हो तो मुझे फिजिकल डेंजर 3.5 दशक में कभी नजर नहीं आया। लेकिन अब ये ऐसा है कि आप क्या खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, पी रहे हो, कहाँ खर्चा कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका मोबाइल आपको सब सुन रहा है। हम्म। आपकी पैसिव स्पाइंग जासूसी, आप चाहे क्रिमिनल हो कि नहीं हो, प्रत्येक इंसान की हो रही है। तो आप दुनिया की बड़े कॉरपोरेट और कुछ ऐसी जो ताकत है उसके लिए एक प्रोडक्ट हो भाई। आपको प्रोफाइल करके आपको क्या चाहिए क्या नहीं Right. चाहिए, एंड दे प्रेडिक्ट यू कि आप अगला क्या करेंगे। तो आपकी जनरेशन को आज मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए एक हिदायत जरूर देती हूँ। प्लान बी हैज टू बी रेडी। कल इंटरनेट नहीं है आपके जीवन में तो आप क्या करोगे? यू हैव टू बी सीरियसली कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट। आई वोंट बी सरप्राइज आने वाले समय में, साल 2 साल पता नहीं कब, पर मैं ये सुन रही हूँ और ये अंदेशा है कि देयर कुड बी मास ब्लैकआउट ऑफ इंटरनेट, जिस पे दुनिया सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो आप आधी लड़ाई जीत गए उसमें। योर लाइफ विल बी क्रिपल्ड। काम नहीं, राइट, क्योंकि हम तो यूपीआई भी इंटरनेट पे ही तो चलता है। बैंक कुछ नहीं, बिजली पानी भी, कर सप्लाई सब भी। कुछ सब कुछ। दैट इज द बिगेस्ट डेंजर। तो टेक्निकली अगर इंटरनेट को अटैक कर दिया तो आप एक तरह से पूरे देश की इकोनॉमी भी क्रिपल कर रहे हो, सोशल जो सोसाइटी होती है उसे भी क्रिपल कर रहे हो। वो अभी तुम्हारी इमेजिनेशन जहां जाए, राइट। बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मैम देर इज सो मच मोर जिसके बारे में बात करना है आपसे, बिकॉज बुक पढ़ने के अंदर जितने मुझे इंसाइट्स मिले हैं, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि कितने भी मैं पॉडकास्ट कर लूँ वो सब चीज़ें मैं आपसे पूछ पाऊंगा। बट देर इज सो मच जो आपने किया है आपकी लाइफ में, एंड जितना इन्फॉर्मेशन आपने ढूंढ ढूंढ के निकाला है एंड इंटरव्यू करके निकाला है, आई very humbly and very frankly respect you, adore you मैम फॉर दैट, Thank क्योंकि ये इजी काम नहीं है ऑफ कोर्स। एंड शायद जर्नलिस्ट जो बनना चाहता था या जो बन चुके हैं उन्हें ये रियलाइज होगा मोर देन एनीवन एल्स कि कितना कठिन काम होता है। सो थैंक यू सो मच मैम जो आपने काम किया। I have only one suggestion uh, to share कि आपकी जनरेशन जो इंटरनेट में बॉर्न हुई है, अल्फा कहो, जी कहो, मिलेनियल कहो, कुछ भी कहो, आप इंटरनेट से चम्मच भर के अपना जीवन जीते हो। आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी सोच, इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट एवरीथिंग। जो चैट जीपीटी कहता है, जेमिनी कहता है, कोपायलट होता है, वो सब फाइनल वर्ड नहीं है। वो कूड़ा उठाते हैं जो भी नेट पे पड़ा है। करेक्ट। उसका सच झूठ क्या है, नोबडी नोस। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। सो बी केयरफुल व्हेन यू यूज ऑल दिस। बहुत आसान है, टाटा टाटा कर दिया आपने, 25 सवाल निकाल लिए, आप मुझे पूछ भी लोगे। अगर आपको मेरे अनुभव की, मेरे जीवन की, किताब की कोई भी चीज अच्छी लगी है तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, यू हैव टू गो टू, आप फील्ड में जाओ, आप पसीना बहाते हो, आप सैकड़ों लोगों से मिलते हो, आप पढ़ते हो। सो कीप इट इन माइंड, प्राइमरी इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। यस मैम। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन इज अ गोल टुडे। आप डेटा जमाने में रहते हो तो वेरीफाइड डेटा इज अ गोल्ड, रेस्ट इज ऑल अनवेरीफाइड। और लीगल जिस देश में रहते हो उस देश के लीगल फ्रेमवर्क में वो फिट होता है
वही चीज, वही एविडेंस है। आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके झाड़ू नहीं लगा सकते। ये कितना इजी, कैरेक्टर असैसिनेशन किसी का भी कितना इजी है। सो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। रेस में कछुआ ही जीतता है।